हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ और आई एम श्योर अच्छे होने ही चाहिए बिकॉज सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारी हेल्थ है। अगर आप देखेंगे वॉरेन बफे साहब को और राकेश झुनझुनवाला साहब को, ये दोनों बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं कि आपकी हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कि अगर राकेश झुनझुनवाला साहब वॉरेन बफे के एज तक ज़िंदा रहते तो शायद वो उनसे ज़्यादा पैसे कमा सकते थे या उस लेवल पे आ सकते हैं, बहुत क्लोज आ सकते थे। तो आपकी हेल्थ बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले वो है। एंड जैसे जैसे आपकी हेल्थ बढ़ती जाएगी आपका पैसा वैसे वैसे कंपाउंड होता जाएगा, तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, पूरा वीक ख़त्म हो गया है और ये वीक थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था। स्टार्टिंग अगर आप मंडे देखेंगे तो मंडे ऑयल प्राइसेस ऊपर चले गए, मार्केट नीचे आ गया था। वैसे ऑयल प्राइस तो सैटरडे को ही नीचे आ गए थे और आई थिंक उसका देखा देखी यूएस मार्केट नीचे गिर गए थे एंड देन हमें तो गिरना ही था थोड़ा बहुत, क्योंकि यूएस मार्केट नीचे गिर गए। वैसे हमें रिटेल इन्वेस्टर्स जो हम हैं उन्होंने बचा रखा हुआ है। रेगुलर एसआईपी सिप्स करते करते वो यहाँ तक पहुँच गए कि एक महीने में अराउंड 16,000 करोड़ रुपीस की एसआईपी आ रही है और ये बहुत अच्छी बात है। बट यार देखिए, मैं अब हमेशा कहता हूँ कि हेज फंड मैनेजर्स या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की बात सुन के आप इन्वेस्ट ना कीजिए, क्योंकि जब वो पैसे बचा रहे होंगे तो आप लगा रहे होंगे। जब वो कहते हैं कि अरे मार्केट अच्छा नहीं है बट रिटेल इन्वेस्टर्स ने बचा लिया है, तो उसका क्लियर कट कहने का मतलब ये है कि उन्होंने पैसे नहीं डाले हैं, ठीक है, लेकिन आपने पैसे ज़रूर डाले हैं, इसकी वजह से मार्केट बचा है। तो बड़ी सिंपल सी स्टोरी है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनकी जर्नी बहुत छोटी छोटी है, आपकी जर्नी बहुत बड़ी। रिटेल इन्वेस्टर क्या सोचता है कि मैं 5 साल 10 साल 15 साल या मे बी रिटायरमेंट तक इन्वेस्ट करूं, ठीक है। और ये जो फंड मैनेजर्स है या कोई म्यूचुअल फंड है, सारे नहीं बट मैक्सिमम फंड मैनेजर्स की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम म्यूचुअल फंड मैनेजर्स की बात कर रहा हूँ कि इनका क्या रहता है कि 3 महीने क्वार्टर, हर एक क्वार्टर देख देख के कंपनी का डिसीजन लेते हैं कि लेना है बेचना है। 2 क्वार्टर किसी कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया तो उसको उठा के बाहर और दूसरी कंपनी को अंदर करेंगे। उनकी बहुत बड़ी रिसर्च टीम होती है जो नए नए जो स्टॉक्स है उनके सर्च पे लगे रहते हैं, और जो पुराने स्टॉक्स हैं उनकी कंटिन्यूस ऑफ कोर्स डिसीजन लेने के लिए उनकी रिसर्च एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो लोग जो कंपनी है उसके मैनेजमेंट से भी बात करते हैं, तो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रोसेस और एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है उनके डिसीजन को लेके। बट ऑल इन ऑल उनका जो डिसीजन होता है और उनकी जो जर्नी है विद द स्टॉक इज़ वेरी स्मॉल। जब तक स्टॉक आपको रिटर्न्स दे रहा है तब तक अच्छी बात है, फिर उसके बाद जंप करके वो आगे बढ़ते हैं। और आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दूँ तो समझिए आप और फंड मैनेजर्स एक ही स्टेशन से, समझ लीजिए आप कश्मीर से शुरू किया आप लोगों ने, ठीक है, और एक रिटेल इन्वेस्टर को जाना है कन्याकुमारी, ठीक है, उसकी वो जर्नी है। और ये इंस्टीट्यूशंस का क्या है, वो लोग हर स्टेशन पे देखते हैं। अभी रिटेल इन्वेस्टर की स्टोरी है कि उन्होंने अपना बिस्तर बिछाया, तकिया वकिया लगाई, खाए पिए और सो गए, ठीक है, आराम से 8 घंटे 9 घंटे की नींद ली, उठा, देखा कौन सा स्टेशन है, उस पर खाना वाना खरीदा, खाया, एंजॉय कर रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं। तो इन शॉर्ट कि आपने जब किसी स्टॉक में अच्छे से स्टडी करके क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो उसके बाद आपको क्या करना है कि हर बार उसको खाली ट्रैक करना है एक टाइम के बाद, ठीक है, और उसके बाद फिर वापस आगे बढ़ जाना है, ठीक है। बट यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स या जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका देखने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इधर उधर की बात हो गई। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक कि वीक में बहुत सारी हलचल हो रही थी। मंडे को स्टॉक मार्केट नीचे गिर गया, उसके बाद फिर थोड़ा ऊपर चढ़ा, फिर अभी कल फेड की जो मीटिंग थी उसकी जो एनालिसिस आई है उसको लेके थोड़ा मार्केट गिरा हुआ है, डरा हुआ है। तो पहले तो ये देखते हैं कि पूरे वीक में हुआ क्या है। सबसे पहले वॉर की अपडेट देते हैं कि
जो हमें डर था कि ईरान या कोई भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इसमें घुसेगी कि नहीं घुसेगी, अभी तक नहीं घुसी है। तो ईरान ने ज़रूर धमकी दी है कि हम अगर इज़राइल ग्राउंड स्ट्राइक करता है, अपने सोल्जर्स को अंदर भेजता है, तो हम इन्वॉल्व होंगे वॉर में। अभी सबसे पहले देखने की बात ये है कि इज़राइल और ईरान का तो बॉर्डर नहीं मिलता है, वो वॉर में कैसे आएंगे। दूसरी चीज़ ये कि क्या पता वो ऑफकोर्स हमास को या किसी को वेपन सप्लाई करे, या आई डोंट नो, कुछ ना कुछ करेंगे, बट दे हैव टू डिसाइड। इट इज़ नॉट अस हु हैज सेड दैट वी विल बी इन्वॉल्व इन द वॉर, इट इज़ देम। तो वो लोग डिसाइड करेंगे, बट ऑल इन ऑल हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? इट इज़ अगेन ऑयल प्राइस। तो अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, बट पूरी तरह से ईरान ऊपर नहीं आया है, तो वो अभी अच्छी बात है, अभी तक अच्छी बात है। देन लेट्स सी एज टाइम गोज, हमें पता चल जाएगा कि किसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है। स्टार्टिंग में ईरान ने बोला था कि नहीं भाई, मेरा काम तो है नहीं, मैंने इंटेल भी दिया था। इंटेल मीन्स मैंने इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है, आप ध्यान दो। आपने ध्यान नहीं दिया, और अभी आप ऐसे कर रहे हो, तो मैं भी अब वॉर में इन्वॉल्व होऊंगा। बेसिकली क्या हो रहा है कि ऑल द एंटायर वर्ल्ड, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज एंड ऑल मुस्लिम्स, उनको प्रॉब्लम हमास से नहीं है, प्रॉब्लम है एट्रोसिटीज अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस। तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स। ऑफ कोर्स मेरी बहुत अच्छी रिसर्च मैंने की है इस बारे में, बट स्टिल मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ कि कौन किसने क्या नहीं किया और कौन सही है कौन गलत है। बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट आई एम श्योर दैट नो वन स्टैंड्स विथ हमास। बट क्या होता है कि अभी हमास को टैकल करने के लिए जब इजरायली आर्मी है और जो इजरायली गवर्नमेंट है जो एक्शन ले रहे हैं, उसमें पैलेस्टीनियंस भी पिस रहे हैं। अभी रिसेंटली आप देखेंगे कि एक अटैक भी हुआ था, या प्रॉब्ली नॉट अटैक आई वुड से, बट एक हॉस्पिटल पे एक मिसाइल गिर गई थी जिसमें अराउंड 500 पेशेंट इंक्लूडिंग पेशेंट्स एंड डॉक्टर्स मर गए हैं। एंड हमास से, अब प्रॉब्ली सम पीपल आर सेइंग दैट इट इज़ इजराइल इज सेइंग इट इज़ हमास, एंड अभी कोई और भी ग्रुप है जिसका नाम ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, बट ये तो चलती रहेंगी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये अभी जो स्टोरी है ना, जो हम सोच रहे थे कि हमास जो है एक छोटा सा ग्रुप है या प्रॉब्ली एक ग्रुप है, एंड इजराइल की गवर्नमेंट है, दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। ऑफ कोर्स हमास इज़ वेरी स्मॉल, इट्स नॉट अ कंट्री, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट, इतनी बड़ी भी सोल्जर्स नहीं होंगे। बट ये जो वॉर है ये चलती जा रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी लंबी चलेगी। बिकॉज अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे इसको सपोर्ट किया जा रहा है। बिना सपोर्ट के तो इतना ये ग्रुप इजराइल, जिसका इट इज़ वेल नोन इन द वर्ल्ड कि मोसाद नंबर 1 इसकी इंटेलिजेंस है, और ऊपर से इसके जो टेक्नोलॉजी है वो बेस्ट है। हम लोगों ने, इंडिया ने भी ऑफकोर्स इनके वेपन्स खरीदे हैं, यूज़ करते हैं। तो ऑल इन ऑल ये बात हो रही थी कि छोटा सा ग्रुप है, इजराइल इतना बड़ा एज अ गवर्नमेंट, ऑफकोर्स टेरिटरी छोटी होगी, बट वी हैव टू सी इजराइल एज अ गवर्नमेंट, एज इकोनॉमी, एज अ वेपन प्रोड्यूसिंग कंट्री, एज हाउ टेक्नोलॉजी एडवांस दे आर। तो दे स्टैंड ऑफकोर्स इन टॉप 5, एंड हमास कहीं पे भी नहीं है। So all in all, I think they have been supported by someone. I don't know who. I don't want, of course, allegations हैं, but I don't want to get into that. तो ये चीज़ लंबी खिंचने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। एंड अगर ये ख़त्म नहीं होता है, तो ये जो एट्रोसिटीज़ और प्रॉब्लम्स विद पैलेस्टीनियंस है, जो पैलेस्टाइन के सिटीजन्स हैं, उसको देख के कहीं ना कहीं अगर ये मुस्लिम कंट्रीज़ में जैसे टर्की भी कुछ ना कुछ बोल ही रहा है, ईरान भी कुछ ना कुछ बोल रहा है, जॉर्डन है, लेबनान है, सऊदी अरबिया है। अभी ये भी था कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो आ रहे थे और उनकी मीटिंग फिक्स थी ऑफकोर्स मिस्टर नेतन्याहू से और जॉर्डन के जो किंग है उनसे। बट जब ये अटैक हुआ है हॉस्पिटल में, उसके बाद जॉर्डन से उनकी जो मीटिंग है वो कैंसिल हो गई। तो दैट इटसेल्फ स्पीक्स अ लॉट कि अभी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, दे आर प्रीटी एंग्री अबाउट इट एंड दे टोटली थिंक, I don't know who's right, who's wrong, who's done, who's not done,
बट दे टोटली थिंक दैट ये प्रॉब्लम इजराइल ने की है, जो अटैक है ये इजराइल ने किया है। तो ये प्रॉब्लम चल रही है वॉर के ऊपर। ऑल इन ऑल अभी तक आगे पीछे हो रहा है, एक स्टेप आगे जा रहे, एक स्टेप पीछे आ रहे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट देखते हैं नेक्स्ट वीक कैसा होता है। इन सब की वजह से आई थिंक ऑयल प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 90-95 के बीच से इट हैड गॉन टू 86। ऑफ कोर्स इट हैड फॉलन टू 86। नाउ इट हैज गॉन अगेन टू 92-93, 94 तक जाने की बात चल रही है। तो दिस इज समथिंग विच आई वाज सेइंग कि ये हो सकता है if Iran comes in the war or any oil producing country comes in the war। ये still ठीक है, अगर ये 95 के ऊपर जाता है देन स्टॉक मार्केट थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में कि अगर आप कश्मीर से शुरू करते हैं, आराम से रात में सो के उठते हैं और देखते हैं कौन सा स्टेशन है खाना खाने के लिए, आई थिंक अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो वो स्टेशन जो है दैट मीन्स वो आपका बाइंग पॉइंट हो सकता है। तो ये आपको इस पे ध्यान रखना पड़ेगा। सी आई डू नॉट बिलीव ऑन द फैक्ट कि आपको हल्का सा नीचे गिरा तो आपको खरीद लेना चाहिए। आई डोंट डू दैट एंड आई डोंट बिलीव इन दैट। आई बिलीव कि आप जब भी एक इन्वेस्टर का क्या मतलब होता है, सेल्फ कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास जब भी पैसे आते हैं उसको होल्ड कीजिए, ना खर्च कीजिए ना इन्वेस्ट कीजिए। जब राइट टाइम आता है ऑफकोर्स थोड़ा थोड़ा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, नॉट सेइंग जैसे 100 रुपये आपके पास है तो आप 20, 25, 30 रुपये खर्च कर सकते हैं, सॉरी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी जो 70-65 रुपये हैं आपके पास, 70-65 रुपीज़ है आपके पास, वो आपको अपने पास रखना चाहिए और वो उस मौके के लिए रखना चाहिए जो आपको ऐसा लगे कि मार्केट 5%, 10% नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो उन चीज़ों के लिए रखना चाहिए। समझ लीजिए फिर आपके पास और 100 रुपये आ गए तो फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं यार। ये जो 70 है 65 है, मतलब 70-65 रुपये जो आपके पास थे वो आप इन्वेस्ट कर लीजिए, 100 रुपये रख लीजिए अपने पास। सो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो कोई बोलता है ना कि भाई सिर्फ आप करते रहो मार्केट ऊपर नीचे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये अनपढ़ लोगों के लिए है। आज के टाइम पे मार्केट नहीं, हम इन्वेस्टर्स इतने नॉलेज इतनी फैल रही है अच्छे से, और हम लोग इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। हम क्यों पढ़ते हैं? जस्ट टू बी वेल अवेयर अबाउट द सिचुएशन। और जब हमें सिचुएशन पता चल जाती है तो हमें उसके हिसाब से अपने आप को ढालना चाहिए। ये पहले की बात होती थी 10-15 साल पहले, जब मोबाइल फ़ोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था और आपके पास इंफॉर्मेशन आती नहीं थी जल्दी, मार्केट कभी भी गिर जाएगा और आपको पता ही नहीं था क्या करना चाहिए। बट अब हमें पता है क्या करना चाहिए, हमें समझ में आता है क्या करना चाहिए और हमें उस हिसाब से ही एक्ट करना चाहिए। देखिए बहुत सिंपल है, इसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर रखा हुआ है। अच्छा स्टॉक लीजिए, पकड़ के रखिए, ठीक है। बुरा टाइम आता है, एज इन मार्केट का बुरा टाइम आता है, और खरीदिए, पकड़ के रखिए, सिंपल। और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। लेना बेचना वो सब नहीं होता है मार्केट में। मैंने आपको बताया वो एक रिटेल इन्वेस्टर का काम नहीं है, ठीक है। ऑयल प्राइसेस का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फेड की मीटिंग हुई। अभी फेड की मीटिंग हुई तो जेरेमी साहब ने कुछ बातें करी हैं। जो कुछ बातें करी है अभी लोग उसको बहुत अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि अच्छी बात हुई है, मिक्स बात हुई है, पता नहीं क्या हुआ है, कुछ समझ में ही नहीं आया। वो चाहते ही थे कि वो ऐसी गुगली फेंके कि किसी को समझ में ना आए, मतलब कुलदीप यादव बनने की कोशिश कर रहे थे। तो हाँ, मैच भी हुआ, मैच बड़ा अच्छा था। ये कुलदीप यादव की अगर आप एक बात समझेंगे, जो मैच देखता है उसके लिए है ये कि पहले वो जब स्टार्टिंग में आए थे उनको हर जगह से लोग मार रहे थे, कोई बात नहीं हो रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनको। बट व्हेन ही इज कम बैक, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हुई है, बाकी और कोई चीज़ नहीं, बाकी सारी चीज़ वैसी है। उन्होंने अपनी स्पीड पे काम किया है। पहले उनकी स्पीड स्लो थी, अब उनकी स्पीड फास्ट हो गई है। तो जब फास्ट हो गई तो उनको खेलने में मुश्किल हो रही है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्पेशली इंडिया में है तो स्पिनर्स ऑफ कोर्स रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ इट ये बहुत मुश्किल से देखने का मौका मिलता है कि
जितने भी बैट्समैन हैं उनकी फॉर्म भी अच्छी हो रही है और बॉलर्स, लेकिन ये अब देखना पड़ेगा कि अच्छी टीम के साथ, चलिए पाकिस्तान के साथ कर लिया आपने, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर लिया, लेकिन अब न्यूजीलैंड के साथ, क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ हमारा जो रिकॉर्ड है वो बहुत डिफरेंट है। हम लोगों ने T20 में भी ऑफकोर्स न्यूजीलैंड हमसे ज़्यादा मैच जीता है, और हमेशा जब भी मैच होता है न्यूजीलैंड के साथ टक्कर का मैच होता है। आई डोंट नो क्यों, मुझे स्पेशली स्टार्टिंग से जब से मैं क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ, न्यूजीलैंड की टीम मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, या शायद उतनी अच्छी नहीं लगती। उसके प्लेयर्स भी आप देखेंगे इतने सिर्फ ब्रैंडन मैकलम को छोड़ के या एक आध प्लेयर्स को छोड़ के कोई इतने पॉपुलर भी नहीं होते हैं, बट स्टिल क्या होता है मुझे नहीं पता उस टाइम पे, बट टक्कर की फाइट होगी। आई थिंक धर्मशाला में है, 22 अक्टूबर को हम देखेंगे ज़रूर। तो लेट्स गेट बैक टू फेड मीटिंग। इन्फ्लेशन की बात की है उन्होंने कि इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। अभी इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही ना, जब ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, जब ऑयल प्राइसेस महंगे होंगे तो बाकी चीज़ भी महंगी होगी। अभी उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, अभी उसमें जर्मनी साहब भी क्या कर सकते हैं, जब सारी चीज़ कंट्रोल है, अभी वॉर में जा रही है कंट्रीज, तो उसमें कोई क्या कर सकता है। एंड वी ऑल आर पेइंग प्राइस ऑफ इट, कि अभी आप कोई भी चीज़ देख लीजिए इन्फ्लेशन कितना हो गया है, एंड ही इज एक्सपेक्टिंग इन्फ्लेशन और होगा। एंड ये सब ये जो जितनी भी चीज़ हो रही है दैट इज़ बिकॉज ऑफ वॉर ऑफ कोर्स। एंड एक चीज़ मैं सोच रहा था कि ये जो गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी जी की, इसने कितने सारे मैं हिकअप्स भी नहीं बोलूँगा, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आई हैं उनकी गवर्नमेंट में। एंड आई डोंट नो कि और अगर उनके अलावा और कोई और होता तो वो कैसे इस चीज़ को हैंडल करता। कोविड देख लीजिए, अभी ये वॉर देख लीजिए, मतलब क्या क्या नहीं है देखा उन्होंने 2019 के बाद। तो ऑफकोर्स ये जर्नी उनकी तो बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। सेकेंड टर्म की जो उनकी गवर्नमेंट जब आई थी 2019 से लेके अभी तक, तो इट इज़ टोटली ये कह सकते हैं कि रोलर कोस्टर राउंड थी। दूसरी चीज़ जर्मी जी ने बोली कि ग्रोथ रेट कम नहीं हो रही है। सो व्हाट हैपेंस इज कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो चीज़ों को इंटरेस्ट रेट बढ़ा के स्लो किया जाता है। अभी ये ग्रोथ ही स्लो नहीं हो रही, कितना रेट बढ़ा दिया। 16 साल के बॉन्ड डील्स इंटरेस्ट रेट 10-10, 15-15 साल पे पहुंच गए, कि इतना कभी पहुंचे ही नहीं थे 10 साल 15 साल तक। तो अब क्या करें, तो अभी नाउ ही सेइंग कि शायद हम जून में एक और बढ़ा सकते हैं, एक और बार इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ें अभी उसमें क्या कोई कर सकता है, जब इन्फ्लेशन रेट ही बढ़ रहा है, ग्रोथ बढ़ रहा है, देन ही सेइंग कि जो इंटरेस्ट रेट है वो इतने भी नहीं बढ़े हैं। कहने का मतलब ये कि और बढ़ने का रूम है। अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा किधर रूम है यार। ऑलरेडी इतने बढ़ चुके हैं, ऑलरेडी लोग मैं पाकिस्तान की देखता हूँ, या श्रीलंका को देखो आप, जहाँ पे ऑलरेडी लोगों के पास पैसे नहीं है खाने पीने के लिए। इवन यूएस में अभी आप एक टेस्ला की कोई मीटिंग थी जिसमें एलन मस्क जी बोल रहे थे कि पीपल इन यूएस आर लिविंग हैंड टू माउथ। कहने का मतलब है जितना पैसा आ रहा है उतना खर्चा कर रहे हैं, फिर वो वेट कर रहे हैं नेक्स्ट महीने, अगले महीने के सैलरी के लिए। तो चीज़ें बहुत मुश्किल हैं लोगों के लिए। एंड हाँ, और हम जो बोल रहे थे कि एक हो जाएगा उसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा, एक हो जाएगा, ये मैं 1 साल से समझ रहा हूँ कि एक हो जाएगा आगे नहीं बढ़ेगा, एक हो जाएगा आगे नहीं बढ़ेगा। कब से बढ़ा ही रहे यार इंटरेस्ट रेट फेड, बट उसमें वी कांट डू मच। बट हाँ, ऑल इन ऑल वी नो कि ये टिप पे ही है, 1-2 बार ऊपर जाएगा उसके बाद नीचे ही आना है। बट हाँ, इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम, इतना आसान नहीं होता है। हर 3 महीने 6 महीने में they'll एनालाइज द सिचुएशन, एंड उसके बाद वो डायरेक्टली हाँ ठीक है समझ में आ गया, अभी बढ़ाया था, अभी नेक्स्ट मीटिंग में घटाना, ऐसे नहीं करते हैं। वो 1, 2, 3, 4 बार देखेंगे, उसको स्टेबल रखेंगे, एंड देन they'll start getting it down। तो ऐसी चीज़ है, आई थिंक इसीलिए मार्केट में थोड़ा स्लो डाउन होगा। तो उस हिसाब से हमें देखना चाहिए। रिजल्ट्स भी आए, आईटीसी के रिजल्ट आए, एचयूएल के रिजल्ट आए, बाकी सारी कंपनीज के आए, बट मैं स्पेशली आईटीसी और एचयूएल के बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले आईटीसी की बात करते हैं कि आईटीसी का ओवरऑल जो टॉप लाइन था वो 3% का है, 3 से 4% के आसपास का। अभी आप मुझे बताइए 3 से 4% क्या होता है, मतलब कि 3 से 4% इज एब्सोल्युटली नथिंग, बट
टेल्स यू कि भाई मार्केट में लोग कम पैसा खर्च कर रहे हैं और विच इज़ क्लियरली देयर इन द रिजल्ट। तो मैं डीमार्ट की बात कर रहा था, आपको बता रहा था कि अरे डीमार्ट का रिजल्ट बहुत ख़राब आया है, ये है वो है, लोग ऐसी ऐसी बात करते वैसी वैसी बात करते। बट अभी यार आईटीसी की देखिए, एचयूएल का 4% है टॉप लाइन, अभी उसमें क्या बोलेंगे आप। एचयूएल तो बेसिक सामान है, एचयूएल तो आपको बेसिक साबुन, शैम्पू, बेसिक सामान देता है, बिस्किट बेसिक सामान देता है, उसमें भी अगर 4% की टॉप लाइन ग्रोथ है तो आप डीमार्ट को क्या बोलेंगे। सो हाँ, डीमार्ट का ऑफकोर्स पी ज़्यादा है, बहुत महंगा है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, ये सबकी स्टोरी। अभी एचयूएल का पी क्या है 60-70, उसमें आप क्या कमा रहे हैं। तो देखिए प्लीज़ छोटी छोटी बातों को लेके आप अपने स्टॉक पे प्लीज़ शक मत कीजिए। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली प्रॉब्लम टाइम में है, सिचुएशन पे है। और आप किसी की बात सुन के अपने स्टॉक्स मत बेचिए, आप खुद अपनी रिसर्च कीजिए। आपको ऐसा लगता है आपको नहीं रखना है तो आप बेचिए। हाँ, उसने बोला उसकी बात सुनी फिर मैंने बेच दिया, या मैंने उसने बोला उसकी बात सुनी और मैंने खरीद लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो पूरा वीक है वॉर ऊपर नीचे होता रहा, ऑयल प्राइसेस ऑफ कोर्स ऊपर नीचे होते रहे, फेड की मीटिंग जो हुई है दैट इज़ आई वुड से कि चीज़ें उनके हिसाब से ठीक नहीं चल रही हैं, जिसकी वजह से शायद वो वापस से इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं। एंड रिजल्ट्स तो मिले जुले आ रहे हैं, मिले जुले भी क्या आ रहे हैं, अच्छे नहीं आ रहे हैं। एंड जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, देखिए मैंने हमेशा बोला है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे आईटीसी हो गया, एचयूएल हो गया, डीमार्ट हो गया, ये सारी कंपनीज जो है ये आपको हाई ग्रोथ या हाई रिटर्न्स, वो कहते हैं ना कि जिनका पी I will not talk about returns or profit, but जो आप छोटे छोटे स्टॉक्स हैं जिनकी आप बात करते हैं वैसा रिएक्ट नहीं कर सकते। आपको समझना पड़ेगा, आपका माइंडसेट डालना पड़ेगा कि अरे आईटीसी लेके मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि मैं कोई स्मॉल कैप मिड कैप जैसा रिटर्न्स पाऊँ। लेकिन आईटीसी, नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर स्टॉक, बट आपको ऐसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में रखने पड़ेंगे। इमेजिन कीजिए आपने सारे स्मॉल कैप रख लिए, ठीक है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीवन एल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट रिटेलर्स जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके साथ साथ इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और कोई मार्केट गिर गया एंड सीधा वो जो स्टॉक है जिसमें आपका 20-30% है वो नीचे गिर गया, या प्रॉब्ली कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से कंपनी बंद हो रही है। अभी आप मुझे डिसाइड करके बताइए कि एचयूएल, आईटीसी, डीमार्ट, कोटक महिंद्रा या ये जितने भी लार्ज कैप कंपनीज हैं, इनका बंद होना और स्मॉल कैप कंपनी का बंद होना किसके चांसेस ज़्यादा है। सो आपको सही प्रोपोर्शन में रखना चाहिए, समझना चाहिए कि चीज़ों को आपको एक कॉम्बिनेशन में रखना है, सारे एक तरह के स्टॉक्स नहीं भरने हैं। उसके लिए भी आपको समझना पड़ेगा मार्केट को, आपको समझना पड़ेगा आपकी नीड को। जैसे विजय केडिया साहब कहते हैं कि KYC से ज़्यादा ज़रूरी है KYS, कि नो योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अब जैसे आपको बताया कि आप अगर, लेट्स गो बैक टू अगेन एग्जाम्पल, जो मेरा पुराना एग्जाम्पल है, आप अगर कश्मीर से शुरू कर रहे हैं तो आपको कहाँ उतरना है, आपको दिल्ली उतरना है, आपको मुंबई उतरना है, आपको प्रॉब्ली केरला या कहाँ उतरना है, या आपको तमिलनाडु उतरना है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरी बात है तो आई वुड से कि मैं तो 20 साल के लिए मार्केट में हूँ, प्रॉब्ली 30 साल के लिए मार्केट में हूँ, ठीक है। तो मेरे को उस हिसाब से मार्केट को देखना है। कोई बोलेगा यार मैं तो 3-4 साल के लिए देख रहा हूँ कोई भी स्टॉक, मैं वो स्टॉक तो 20 साल के लिए देख रहा हूँ। अभी आई हैव टू कीप, मैं कोई खरीदता हूँ स्टॉक तो कोई नहीं बोल सकता कि अरे 20 साल के लिए क्यों रख रहे हो। मैं रखता हूँ और उसको क्लोजली मॉनिटर करता हूँ उस स्टॉक को, कि अगर उस स्टॉक में कोई प्रॉब्लम है देन आई हैव टू एग्जिट। अगर उस स्टॉक में प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट सिचुएशन ऐसी, कोविड आ गया तो उसमें कोई स्टॉक क्या कर सकता है, सारे रिटर्न्स नीचे चले जाएंगे। अगर वॉर हो रही है तो कोई स्टॉक क्या कर सकता है, सारे नीचे चले जाएंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी क्या नीड है, आपकी जर्नी कितनी बड़ी है, कितनी लंबी है, एंड उस हिसाब से आपको अपने पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर आपके पास कोई भी सवाल है आप मुझे लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। शायद किसी न किसी वीडियो में दे दूं या आपको पर्सनली मैसेज कर दूं।
ठीक है। एंड आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उस बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, मेरा रिव्यू आपको मिलता रहेगा एंड आपको एटलीस्ट मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होगी, आप कोई चीज़ मिस आउट नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।